Hello engineers, in this video we are going to do unit 5, that is fiber optics and laser of engineering physics. If you guys haven't watched last unit 4 videos, then you can watch. The link is in the description. From unit 1 to unit 4 all videos links are in the description, so you can watch from here there. Now we will start with the MCQs of unit 5. These are very important MCQ regarding your online exam that is preferred by AKTU from 6 June. So you must watch this video, and please don't forget to subscribe and press the bell icon. I will also put videos regarding other all subjects also. So coming to the question number 1, that is in an optical fiber. In an optical fiber, refractive index of cladding is more than the refractive index of core. Refractive index is core more than the cladding. बोथ हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नन ऑफ दीज. तो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास इस तरीके से होती है. ऑप्टिकल फाइबर की एक लेयर होती है अंदर, ये हमारे पास कोर होता है, इसको बोलते हैं कोर. इसके ऊपर होती है क्लैडिंग की लेयर. इसके ऊपर क्या होती है, क्लैडिंग की लेयर होती है. इस तरीके से ये कोर होता है अंदर, इसके ऊपर क्लैडिंग की लेयर होती है. तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर का वो हाई रहना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग से. क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास प्रोपगेट नहीं करेगी लाइट. जैसे मैंने अगर कोर में लाइट को इंसिडेंट किया, वेव को इंसिडेंट किया, तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करती रहनी चाहिए. अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो गया, अगर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये तो पास हो जाएगी इसके थ्रू. ये हमारे पास किस में चली जाएगी, क्लैडिंग में चली जाएगी. ये लॉस हो जाएगा, हमारा पावर लॉस हो जाएगा, हमारे पास एनर्जी लॉस हो जाएगा. तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का हमेशा ज़्यादा रहता है. किससे, क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जिससे ये इसमें प्रोपगेट ना करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलता रहे. क्योंकि हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर किस चीज़ पे चलती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे. आपने 12th में पढ़ाई होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. हमारे पास हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब लाइट होती है या कोई भी रे होती है, तो वो क्या करती है, अगर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ मूव कर रही है, जैसे यहाँ से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से आई बाहर से, ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आई, यहाँ से ये लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ अगर मूव करेगी, तो वहाँ से क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसमें जाएगी नहीं. तो इस चीज़ पे हमारे पास फिनोमेना ऑप्टिकल फाइबर का होता है, और ऐसे रिफ्लेक्ट करती हुई ये प्रोपगेट करती रहती है आगे तक, जितनी भी डिस्टेंस तक हमें पहुंचाना होता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन द क्लैडिंग. तो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फंक्शन ऑफ अ पॉलीयूरेथीन जैकेट इन ऑप्टिकल फाइबर. तो हमारे पास ये जो क्लैडिंग होती है, इसके ऊपर हमारे पास होती है पॉलीयूरेथीन फाइबर. पॉलीयूरेथीन फाइबर एक तरीके से कवरिंग लेयर होती है. इसका काम क्या होता है, दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द फाइबर फ्रॉम द सराउंडिंग एटमोसफेयर, हेल्प्स इन TIR से सेवर्स फ्रॉम शॉक, नन ऑफ दिस. देखिए न तो ये हमें शॉक से बताती है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो क्लैडिंग और कोर की वजह से हो गया. कोर में से क्लैडिंग में जा रही थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा था, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो TIR उसकी वजह से हो गया. ये इसका काम क्या होता है, पॉलीयूरेथीन जैकेट इसको बचाती है. हमारे पास जो फाइबर होती है उसको सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से बचाती है, जिससे कि उसमें डिफेक्ट ना आ जाए. क्योंकि हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं या तो प्लास्टिक या ग्लास, इनकी बनी हुई होती है ये फाइबर. तो ये स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि अगर अंदर से इन पे थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाता है तो एनर्जी लॉस में चला जाता है. क्योंकि अगर हमारे पास इस तरीके से समझ लो, ये हमारे पास कोर है, इसके ऊपर ये है हमारे पास क्लैडिंग की लेयर, ये कोर था. अगर बाहर से कोई दबाव आता है और क्लैडिंग इस तरीके से डाइवर्ज हो भी जाती है, ऐसा हो जाता है, उसके होने के बावजूद भी हो जाता है हमारे पास, पॉलीयूरेथेन जैकेट के होने के बावजूद भी. लेकिन अगर वो ना हो तो वो तो सिर्फ फिट करते टाइम, जैसे ही हम फिट कर रहे हैं अगर उसी टाइम पे हो जाएगा, मोड़ते टाइम ही डिफेक्ट आ जाएगा. तो ये क्या होता है, जैसे लेयर यहाँ से आई, मेरे पास ये आ रहा था सिग्नल, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ गया, तो उस एंगल से रिफ्लेक्ट ना होकर ज़्यादा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है. ये एंगल हमें डिफेक्ट एनर्जी लॉस के लिए, एनर्जी लॉस हो जाता है हमारे पास, तो इसीलिए ये हमें बाहर की लेयर से बचाती है. इसको किसको बचाती है, ये फाइबर को, हमारा एनर्जी लॉस ना हो, जिससे कि हमारे ज़्यादा पैसे ना लगें और सिग्नल प्रॉपर मिले, हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल प्रोपगेट कर पाएँ. सिंपल भाषा में ये अंदर के जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है सिर्फ.
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो हमारे पास अभी मैंने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे चलती है, ऑप्टिकल फाइबर में रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो किस पे चलती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो किस पे चलती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास 12th में भी पढ़ा था हमने इस तरीके से कि अगर ये मेरे पास मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम जो है इसका, ये जो बाहर एक मीडियम है, ये नीचे एक मीडियम है, इसमें से लाइट आ रही है, ये जो बाहर का मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है इस मीडियम से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपैरिजन टू आउटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हमारे पास इस तरीके से आ रही है रे, ठीक है। अगर इसका एंगल कम होता है, इसका एंगल अगर कम होता है तो ये क्या कर जाती है, रिफ्रैक्शन कर जाती है। फिर उसके बाद हम एंगल ऐसे बढ़ाते हैं, फिर ये बिल्कुल लाइन पे आ जाती है, यानी कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है ये कितने के बराबर हो गया, 90 डिग्री के। ये हमारे पास नॉर्मल रे है, इस तरीके से मैं डाल रहा था तो रिफ्रैक्शन हुआ, फिर और मैंने बढ़ाया तो फिर और ज़्यादा पास में रिफ्रैक्शन होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे कि ये रिफ्रैक्शन बिल्कुल 90 हो जाएगा नॉर्मल रे के हिसाब से, कंपैरिजन से। ये डायग्राम थोड़ा बिगड़ गया, इसको देख लेते हैं। नॉर्मल रे के कंपैरिजन से एक ऐसा थीटा, ये थीटा जिस पे कि बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल रे के साथ 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमसे पूछा है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन है हमारे पास एंगल ऑफ करस्पॉन्डेंस, क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल, नन ऑफ दिस। 12th में ही पढ़ा है हमने, ये होता है क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा सी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, साइन थीटा सी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। थीटा सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिटिकल एंगल को। कोसेक थीटा सी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, थीटा सी इक्वल्स टू n1 अपॉन n2, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास रिलेशन इसका होता है, ये लाइट और दिक्कत दे रही है थोड़ी सी, कोई नहीं, इसको सही कर देते हैं अभी। हाँ, तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा सी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ये रिलेशन होता है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। n2 हमारे पास होता है जिस मीडियम में जा रही है लेयर, जिस मीडियम में रे जा रही है उसको बोलते हैं n2, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2, और जिस मीडियम से जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं n1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दे रखा है, द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट एंड फेस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज। तो मैक्सिमम एंगल जो हम इंसिडेंस का एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कोर है, ठीक है, ये क्लैडिंग हो रखी है ऊपर से, तो ये एंगल जैसे अगर मैंने ऐसे डाला तो ये रिफ्लेक्ट करता रहेगा, इस पे सही है। अगर ज़्यादा ही स्ट्रेट कर दूं तो रिफ्लेक्शन में दिक्कत आएगी, फिर बाद में रिफ्रैक्शन हो सकता है, तो एंगल का भी इंपॉर्टेंस रहता है। तो मैक्सिमम एंगल जो कि एक्सेप्ट किया जाता है, जा सकता है इसके अंदर प्रोपगेशन के लिए, तो वो हमारे पास कौन सा एंगल होता है, वो होता है हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा सी से, ओ से, थीटा ओ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, द इक्वेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। तो हमारे पास साइन थीटा सी n2 अपॉन n1, ये क्या थी हमारे पास, ये थी रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल होता है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन थीटा इक्वल्स टू n1 माइनस n2, साइन थीटा सी इक्वल्स टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, साइन थीटा ओ इक्वल्स टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल का रिलेशन होता है साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वाई वी कैन नॉट इंक्रीज डेल्टा टू अ वेरी लार्ज वैल्यू। डेल्टा को हम ज़्यादा लार्ज वैल्यू तक क्यों नहीं, तो हमारे पास एन इक्वल्स टू होता है n1 रूट 2 डेल्टा, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा को बढ़ाएंगे तो हमारी क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो हम डेल्टा को ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते, because light did not give large delta because it leads to intermodal dispersion which cause signal distortion both A and B, all of these। तो हमारे पास जब डेल्टा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो इंटरमोडल डिस्पर्सन हो जाएगा लाइट का अंदर ही, तो वो हमारे पास एनर्जी को लूज़ करेगा, जो हमारे पास बढ़नी चाहिए थी क्वालिटी वो डिक्रीज़ हो जाएगी ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने पे। तो इसका रीज़न है हमारे पास सेकंड।
हम ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो हमारे पास इंटरमोडल डिस्पर्सन को लीड करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वाई इम्प्योरिटीज़ लाइक जर्मीनियम, बोरोन, फोस्फोरस और फ्लोराइड आर एडिड टू द प्योर ग्लास इन क्लेडिंग। तो हमारे पास क्लेडिंग प्योर ग्लास से, हमारे पास प्योर ग्लास जो होता है, जिस तरीके से मैंने कोर बनाया, ठीक है, उसके बाद क्लैडिंग बनाई। अगर क्लैडिंग ग्लास की, हमारे पास फाइबर ग्लास से बनी हुई है, तो क्लैडिंग में इम्प्योरिटीज़ जर्मेनियम, बोरोन, फॉस्फोरस ऐसी इम्प्योरिटीज़ क्यों डाली जाती हैं? तो ये हमारे पास टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोथ ए एंड बी, टू डिक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए हमारे पास कोर प्योर ग्लास का बना दिया। अब इसमें इम्प्योरिटीज़ इसीलिए डाली जाती हैं जिससे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटाया जा सके। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे पास क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रहे। तो किस लिए होता है? टू डिक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमारे पास क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, वाई ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज बेटर देन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्यों बेटर होती है मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से? इन ग्रेडेड इंडेक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द कोर डिक्रीजेज, इन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का डिक्रीज हो जाता है। इन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्स हैज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो देखो फायदा क्या है, देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का, इस तरीके से कोर है हमारे पास, सेंटर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है, साइड में जैसे हम जाएंगे सेंटर से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है। और मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में इसका पूरे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, प्रोपगेशन में क्या फ़ायदा है जिससे कि हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को अच्छा बता रहे हैं? तो देखिए अगर हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, यहाँ से लाइट आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई में, हाई से लो की तरफ जाएगी, जब लो की तरफ जाएगी तो वो वापस आना चाहेगी, धीरे धीरे लो हो रहा है तो ये बेंड होगी, यहाँ से बेंड होती जाएगी, इस तरीके से बेंड होगी, तो लाइट इस तरीके से प्रोपगेट करेगी। और इसमें जब हमारे पास लाइट पहले ही बेंड हो जाएगी, बिल्कुल जाएगी ही नहीं, तो जब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसमें ज़्यादा अच्छा होगा। जबकि इस तरीके से जो होता है, इस तरीके से जब होता है तो थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन हो जाता है, वो हमारे पास वेस्टेज कर देता है एनर्जी की, तो वो रिफ्रैक्शन भी यहाँ कम हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, बोथ ए एंड बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओवर कॉपर फाइबर। तो इनमें से कौन कौन से एडवांटेजेस हैं ऑप्टिकल फाइबर के कॉपर फाइबर के ऊपर? तो एडवांटेज देख लेते हैं हम। द लाइफ ऑफ फाइबर इज लॉन्गर देन द वायर, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फाइबर इज ग्रेटर, द कॉस्ट पर चैनल ऑफ फाइबर इज लोअर, ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास लाइफ फाइबर की लंबी होती है, इंफॉर्मेशन कैपेसिटी भी फाइबर की ज़्यादा होती है, और कॉस्ट पर चैनल ऑफ फाइबर भी हमारे पास कॉपर वायर से कम होती है। तो इसके क्या है, ऑल ऑफ दीज सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फाइबर फ्रॉम सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कौन सी फाइबर यूज होती है? तो सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर में डिफरेंस क्या है? इस तरीके से कोर जो होता है सिंगल मोड फाइबर का, वो 10 μm से कम होता है, 10 mm से कम होता है। हमारे पास इसका जो विड्थ होती है ये कम होती है, इसीलिए कम होती है जिससे कि इसमें एक ही सिग्नल जा सके। मल्टी मोड हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए अच्छी है, ज़्यादा सिग्नल ले जा सकती है, ज़्यादा सिग्नल ले जाएगी, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छी है। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ज़्यादा सिग्नल ले जाएंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, उनमें डिस्पर्सन हो सकता है। तो इसीलिए ये हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए वही ठीक है जिसकी विड्थ हमारे पास कम हो। तो विड्थ किसकी होती है? सिंगल मोड की, वो एक ही ले जा सकती है, 10 mm तक की विड्थ की होती है, इसकी 10 mm से छोटी होती है। तो क्या है, सिंगल मोड फाइबर हमारे लिए सबसे सही है लॉन्ग डिस्टेंसेस कैरी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ कोर एंड क्लेडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर आर 1.50 एंड 1.45 रेस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द न्यूमेरिकल अपर्चर एक्सेप्टेंस एंगल एंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 दे रखा है 1.50 कोर का, और क्लेडिंग का दे रखा है 1.45। मुझे निकालना क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर निकालना है। तो पहले Na का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, N1√2 डेल्टा, डेल्टा हमारे पास आता है N1 - N2 अपॉन N1 से, तो वो आ गया 0.33, इसमें पुट कर दूंगा तो हमारे पास अपर्चर न्यूमेरिकल अपर्चर आ जाएगा 0.385। इसको पॉज करके आप
खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सेप्टेंस एंगल यानी थीटा ओ हमारे पास होता है साइन इनवर्स एन ए कितना है 0.385, साइन इनवर्स एन ए, इसको सॉल्व करेंगे 22.64 डिग्री, ये हमारे पास क्या आ गया एक्सेप्टेंस एंगल। फिर हमें क्या निकालना है उसके बाद क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी इक्वल्स टू N2/N1, ये तो हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं। थीटा सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स N2/N1, N2 कितना है 1.45, N1 कितना है 1.50, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75.16 डिग्री। अब पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में किस तरीके के लॉज होते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉसेज, ये हमारे पास ग्लास की लेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ से लाइट जा रही है तो लाइट और एब्जॉर्ब हो गई थोड़ी बहुत, तो ये हमारे पास लॉस हो गया। स्कैटरिंग, अगर लाइट स्केटर कर जाए ये भी लॉस होता है। बेंडिंग लॉसेज मैंने शुरू में बताया था, इस तरीके से हमारे पास लेयर है, ये कोर है, बाहर क्लैडिंग है, किसी फिटिंग के टाइम पे या किसी दबाव की वजह से, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये इस तरीके से झुक गया, हमारे पास कोर क्लैडिंग आ गई इस जगह पे, तो ये हमारे पास बेंडिंग लॉसेज आ जाते हैं, एंगल चेंज हो जाता है, तो इससे डिफ्रैक्शन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है और रिफ्रैक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये सारे ही लॉस हमारे पास ऑप्टिक फाइबर में पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अटेन्युएशन। अटेन्युएशन क्या होता है, डिक्रीज इन पावर ऑफ सिग्नल, इंक्रीज इन पावर ऑफ सिग्नल, पावर रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो अटेन्युएशन होता है डिक्रीज इन पावर ऑफ सिग्नल। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हमारे पास है, व्हाट स्टैंड्स फॉर लेजर। लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं डाले, डायरेक्ट डाल दिया, इसको आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है। आई होप यू लाइक द वीडियोज़, आपको सारी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। यहाँ पे हमने फिजिक्स की सारी यूनिट्स कवर कर ली हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ की है, और चारों वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपने पहले देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आगे भी अभी मैं और डालूंगा सब्जेक्ट्स की तो वो आपको मिलती रहे, आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।